लेट्स बिगिन विद पार्ट 4. इट वॉज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, जब फाइनली इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स वाला मैटर भी लगभग निपट चुका था, तब जो सबसे बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने वो ये था टू ड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज. अब अपने देश में आप किस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. ठीक है, इस बात में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने में, वो ध्यान रखना था गवर्नमेंट को, वो ये कि द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉ इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन. क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो हम इस डाइवर्सिटी को ख़त्म भी ना करें, ये डाइवर्सिटी भी दिखे और चीज़ें पीसफुली हो जाएं. ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. एट द टाइम ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट गवर्नमेंट प्रॉमिस दैट द डिवीजन विल बी हेल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक. ठीक है, भाषा के आधार पर स्टेट बॉर्डर्स खींची जाएंगी. ये नेशनल मूवमेंट के टाइम पर डिसाइड हुआ. ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने भी जो अपनी रीजनल पार्टीज़ बनाई थी, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, वो भी भाषा के आधार पर थे. ठीक है, जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया का जो सिनेरियो था, जो वे ऑफ थिंकिंग था, वो बहुत चेंज हो चुका था. ठीक है, पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में इतनी डिफ़िकल्टीज आई थी कि गवर्नमेंट को लगा कि अगर स्टेट रीऑर्गेनाइज करने में अगर अभी हाथ डालेंगे वो लोग, तो उन्हें फेलियर हाथ लगेगा. ठीक है, और देश की क्या कह सकते हैं, डिवीजन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. मतलब हो सकता है कि अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज़ में इंडिया डिवाइड हो जाए. तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं. लीडर फेल्ट दैट द नीड ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस इशू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. लीडर फेल्ट दैट कार्विंग और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. इंडिया वॉज फेसिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज. लीडर थॉट इट वुड ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट इशू. उस वक्त ऐसा नहीं था कि हमारे पास यही काम थे. ठीक है, हमारे देश की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी वो कहाँ से खाती, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, बहुत बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस थे. ठीक है, इंडिया वॉज फेसिंग पॉवर्टी एट दैट टाइम. तो गवर्नमेंट को लगा कि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए. इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके और सुधारा जा सके. और अगर वो अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले मैटर को देखेंगे तो उनका ध्यान इससे और लोगों का ध्यान इस बात से हट जाएगा. उसके बाद इश्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज नॉट फुली सॉल्व्ड एंड द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश. उसके बाद जब लोगों को ये पता चला कि गवर्नमेंट पोस्टपोन करने के मूड में है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया. ठीक है, जो सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में हुआ, जैसे जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ठीक है, ये सारे रीजन आते हैं. वहाँ पे जो मूवमेंट चला उसका नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट. ठीक है, विशाल आंध्र मूवमेंट क्या कहता था, इट वाज डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास. जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स हैं उन्हें मद्रास से अलग किया जाए और उन्हें एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस इशू किया जाए. इसके बाद ये मूवमेंट और हाईलाइट हो गया जब वहाँ पर लेट श्री रामामुलु जो थे, उन्होंने 50 इनडेफिनेट टाइम के लिए हंगर स्ट्राइक पर थे वो, और 56 डेज़ बाद उनकी डेथ हो गई. इसकी वजह से जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ. ठीक है, तोड़ फोड़ हुई, लोग सड़कों पर आ गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को आग लगाने लग गए, बहुत कुछ हुआ. और फाइनली इन चीज़ों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर 1952 में डिसाइड किया कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा जिसे आंध्र प्रदेश कहेंगे. ठीक है, आफ्टर दिस अदर स्टेट ऑल्सो डिमांडेड द सेपरेट प्रोविनेंस, सो द गवर्नमेंट टेक मेजर स्टेप दैट वाज क्रिएशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी इन 1953. अब इनके देखा देखी अदर स्टेट भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया कि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बॉर्डर्स, जो इंटरनल बाउंड्रीज है, वो खींची जाए. ठीक है, ये सारे प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस पूरी चीज़ को एनालाइज करे कि अगर भाषा के आधार पर भारत को इंटरनल बाउंड्रीज जो है वो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना, 1953 में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस क्वेश्चन को एनालाइज करना कि जो बाउंड्री बनेगी स्टेट्स की वो किस बेसिस पे बनेगी. ठीक है,
जो मतलब आफ्टर अ कंप्लीट एनालिसिस जो ऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की उसमें क्या था, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, उन्होंने ये माना कि जो अलग अलग राज्य होंगे वो उनकी भाषा पर आधारित होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या क्या बने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद और भी डिमांड्स होती गई, प्रोटेस्ट होते गए, नए नए स्टेट्स बने। ठीक है, फाइनली हम अब 28 स्टेट्स के साथ हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्योंकि जितना भी स्ट्रगल था वो यूनिटी के लिए था। डिवीज़न यहाँ भी हुआ किस चीज़ पे, भाषा के आधार पे, लेकिन सब ने जो था जितने भी स्टेट्स बने थे उनको ये बात एक्सेप्ट करनी थी कि इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एप्लीकेबल है। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं वो हैं। ठीक है, और कभी कभी वो बहुत ही अपोजिशनल टाइप के हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वो डाइवर्सिटी के आइडिया को डिफ़ाइन करती है। ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग को डिफ़ाइन करती है, और ये बात हर स्टेट को एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में डिफरेंस क्रिएट करने लग जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर या कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, और फाइनली ये चैप्टर में और कुछ नहीं है। दिस चैप्टर केम टू एन एंड टुडे। आफ्टर दिस from the next class we will discuss this chapter. Thank you.